10 मई 1857 को दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का आरंभ भारतीय सैनिक की पैदल सेना से हुआ था, जो जल्द ही घुड़सवार सेना और फिर शहर तक फैल गया। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ आ मिले। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और हथियार तथा गोला बारूद जो रखे थे वो उन्होंने अपने पास रख लिया। मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा होते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को प्रातः लाल किले के फाटक पर पहुंचा और उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए राजी कर दिया। दोस्तों, मैं आज आपको सन 1857 में हुए स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बातें करूंगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो ला सकूँ। तो चलिए, 12 तथा 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, परंतु जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, स्थिति तेजी से बदलने लगी। गंगा घाटी तथा दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह तेज होने लगा। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी। कई स्थानों पर शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले विद्रोहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों तथा सरकारी इमारतों पर हमले किए और सभी रिकॉर्ड जला डाले। विद्रोह में आम लोग शामिल हो जाने के साथ हमलों में विस्तार आता गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में साहूकार और धनी लोग भी विद्रोहियों के क्रोध का शिकार बने। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़न बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। अधिकांश स्थानों पर अमीरों के घर लूट कर ध्वस्त कर दिए गए। इन विद्रोह ने शीघ्र ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप धारण कर लिया। मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। वे अपने प्राण और घर बचाने में लगे हुए थे। एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के स्वरूप में समानता का कारण आंशिक रूप से उनकी योजना थी। विभिन्न छावनियों में सिपाहियों के बीच अच्छा संपर्क बना हुआ था। सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी। इसके अतिरिक्त उनमें अनेक प्राय एक ही जाति के लोग होते थे, इसलिए इस बात का अनुमान लगाना कठिन नहीं कि वे इकट्ठे बैठकर अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेते होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता स्वयं ही थे। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन आवश्यक थे। इस उद्देश्य से विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। उदाहरण के लिए मेरठ के विद्रोही सिपाहियों ने तुरंत मुगल सम्राट से विद्रोह का नेतृत्व प्राप्त करने का आग्रह किया। इसी प्रकार कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब को विद्रोह की बागडोर संभालने के लिए मजबूर किया। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में विद्रोह का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर लोगों ने नवाब के युवा पुत्र विरजिश कदर को अपना नेता घोषित कर दिया। अन्य स्थानों पर कई स्थानीय नेताओं ने
किसानों, जमींदारों, आदिवासियों को विद्रोह के लिए तैयार किया। उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांवों को शाहमल में संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम में एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने प्रदेश के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। लोगों का विद्रोह में भाग लेने के लिए तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों द्वारा भी संग्रहित किया जा रहा था। उदाहरण के लिए हमने पीछे देखा कि मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को गायें और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के बारे में बताया था। उनका यह कहना था, यदि वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और धर्म दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का आशय एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों से था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक षड्यंत्र रचा है। यह अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। इसलिए शहरों और छावनियों में सिपाहियों तथा आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों ओर यह भय और संदेह बना हुआ था कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की लड़ाई के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज समाप्त हो जाएगा। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बांटने की भी रिपोर्टें आ रही थी। लोग इसे किसी आने वाली उथल-पुथल का संकेत मान रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के माध्यम से भारतीय समाज को सुधारने के लिए विशेष प्रकार की नीतियां लागू कर रही थी। भारतीय समाज कुछ वर्गों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी स्थापित कर दिए थे। इसमें पश्चिमी विज्ञान तथा उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने तथा हिंदू विधवा विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए भी कानून बनाए थे। इन नीतियों के कारण लोगों में असंतोष था। शासकीय अयोग्यता तथा पुत्र गोद लेने को अवैध घोषित कर देने की आड़ में अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी तथा सतारा जैसी बहुत सी रियासतों के अधिकार को भी अपने पास ले लिया था। जो रियासत या प्रदेश उनके कब्जे में आ जाता, वहाँ वे अपनी शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे, अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ था। लोगों का मानना था कि अब जिन चीज़ों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का आदर हम करते आ रहे हैं, जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, उन सब को समाप्त करके एक जैसी व्यवस्था लागू की जा रही है जो अत्यधिक विदेशी तथा दमनकारी थी। अवध 1857 के विद्रोह का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1801 से अवध में सहायक संधि सौंप दी गई थी। इस संधि की शर्त यह थी कि नवाब अपनी सेना समाप्त करके रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों को तैनात करे और अपने दरबार में विद्यमान ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक शक्ति से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेज़ों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं, ताल्लुकादारों पर भी उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा था। 1850 के दशक के आरंभ में अंग्रेज देश के अधिकतर भागों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सभी अंग्रेजों की झोली में थे। लगभग एक शताब्दी पहले बंगाल पर जीत के साथ
आरंभ हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के बाद पूरी हो गई थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए राज्यों के इस अधिग्रहण से सभी इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, परंतु इतना रोष और कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था और कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उनकी संस्कृति भी समाप्त हो गई। संगीतकारों, नर्तकियों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत से अन्य लोगों की रोजी रोटी जाती रही। अवध के अधिग्रहण से केवल नवाब की ही गद्दी नहीं गई, इसने प्रदेश के ताल्लुकादारों को भी लाचार कर दिया। अवध के समूचे देहात में ताल्लुकादारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग सदियों से अपने इकलौते इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों के शासन आने से पहले ताल्लुकादारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अंग्रेज इन ताल्लुकादारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अवध के अधिग्रहण के तुरंत बाद ताल्लुकादारों की सेनाएं भंग कर दी गई और उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के ताल्लुकादारों की शक्ति और सत्ता को अधिक चोट पहुंचाई। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम पर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकादार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का स्वामित्व नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी से अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त के अंतर्गत ताल्लुकादारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। दक्षिण अवध के ताल्लुकादारों को सबसे अधिक क्षति उठानी पड़ी थी। कुछ के तो आधे से अधिक गांव हाथ से जाते रहे। ताल्लुकादारों की सत्ता छीनने की एक पूरी सामाजिक व्यवस्था इससे भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकादारों के साथ जुड़े हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों ने पहले ताल्लुकादार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, परंतु जनता की नज़र में बहुत से ताल्लुकादार दयालु छवि के भी थे। वे किसानों को तरह तरह से पैसा तो वसूलते थे, परंतु बुरे वक्त में किसानों की सहायता भी करते थे। अब अंग्रेज राज में किसान मनमानी राजस्व वसूली तथा गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत पूरी तरह पिसने लगे थे। अवध जैसे प्रदेशों में जहाँ 1857 के दौरान प्रतिरोध अत्यधिक लंबा चला था, वहाँ लड़ाई की बागडोर वास्तव में ताल्लुकादारों और उसके किसानों के हाथों में ही थी। बहुत से ताल्लुकादार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के साथ मिल गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी संघर्ष पर डटे रहे। किसानों का असंतोष अब सैनिकों की बैरक में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत से सिपाही अवध के गांव से भर्ती हुए थे। दशकों से ये सिपाही कम वेतन और समय पर छुट्टी न मिलने के कारण भी असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते कई अन्य कारणों से भी असंतोष बढ़ गया था। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच संबंध से जन विद्रोह के स्वरूप पर गहरा असर पड़ा था। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठा लेते थे, तो गांव में उनके सगे संबंधी भी उनके साथ आ जुटते। सभी जगह किसान शहरों में आकर सिपाहियों तथा शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह में शामिल हो रहे थे। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जा रहा था। बहुत सी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाता था। इस विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था जिससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ही समान रूप से प्रभावित हुए हैं। अंग्रेजों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने के प्रयास के बावजूद
कोई ऐसा अंतर दिखाई नहीं दिया। अंग्रेजी शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए थे, परंतु उनकी कोशिश असफल रही थी। लोगों ने इस बात का रोष था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया है और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को बर्बाद कर दिया है। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी पहले की दुनिया में जीवित रहना चाहता था। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। फौजी अफसरों के साथ साथ अंग्रेजों को ऐसे हिंदुस्तानियों पर भी मुकदमा चलाने और उन्हें दंड देने का अधिकार दे दिया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का संदेह था। यह स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा है, वह सजाए मौत। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोह की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को भलीभांति समझते थे, अतः उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया, एक कलकत्ते से तथा दूसरा पंजाब से। दिल्ली पर अधिकार करने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, परंतु अभियान सितंबर के अंत में जाकर पूरा हुआ। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए भूस्वामियों को आवश्यक आश्वासन दे दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। दूसरी ओर विद्रोह का मार्ग अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत से जागीरदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी और भूख से दम तोड़ दिया। अंग्रेजों तथा भारतीय द्वारा बनाए गए चित्र सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहे हैं। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र पेंसिल से बनाकर रेखांकित किए गए। उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून बाजार प्रिंट में उपलब्ध हैं। ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर आदि स्थानों पर विद्रोहियों ने समान सत्ता और शासन स्थापित करने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान की व्यवस्था की गई। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे भी जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के थे। उधर अंग्रेज इस विद्रोह को कुचलने का पूरा प्रयास कर रहे थे।